पहला सवाल, क्या चुनावी प्रक्रिया में गड़बड़ी के आरोप महज सियासी है? यह पहला सवाल हम यहां पर उठा रहे हैं। प्रकाश आंबेडकर की जो याचिका थी उसको लेकर भी अदालत ने कहा कि लोकसभा के वक्त आपने यह सवाल क्यों नहीं पूछे, विधानसभा के वक्त आप ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं? दूसरा सवाल, क्या पूरे देश में वोटर लिस्ट में व्यापक समीक्षा सुधार की दरकार है? क्योंकि इस बार बार यह सवाल उठाया जा रहा है कि जब वोटर लिस्ट तैयार की गई तब उसमें कई सारे फेक वोटर्स भी जोड़े गए थे जिसके आधार पर चुनाव जीता जा रहा है। तो क्या एक व्यापक समीक्षा की दरकार इस वोटर लिस्ट की समीक्षा में है? यह हमारा दूसरा सवाल है। और तीसरा इंपॉर्टेंट सवाल है कि क्या चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाने से लोकतंत्र में भरोसा कम होगा? जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि 12 जून 1975 को जिस तरीके से फैसला आया उसके बाद दरअसल इमरजेंसी की प्रक्रिया शुरू हुई थी। हमारे साथ में चर्चा शुरू करने के पहले एसवाई कुरैशी, भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनसे हम तमाम चीजों को लेकर सवाल पूछेंगे। पहला सवाल कुरैशी जी, एक तो सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आज तक से इस बारे में बातचीत कर रहे हैं। पहला सवाल तो यही रहेगा कि बार बार चुनावी प्रक्रिया को लेकर, वोटर लिस्ट को लेकर, और सबसे बड़ी बात जिसको लेकर अभी अभी बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला भी आया हुआ है कि 1 घंटे के भीतर इतनी बड़ी वोटिंग कैसे हो सकती है, उसको लेकर बार बार सवाल उठाया जा रहा है। उसके बाद यह पूछा जा रहा है कि हमें आप सीसीटीवी फुटेज दीजिए, वोटर लिस्ट दीजिए, वीडियो फुटेज अवेलेबल कराइए। इलेक्शन कमीशन कहती है कि यह प्राइवेसी का उल्लंघन होगा। किसका पक्ष आपको सही लगता है? कुरैशी जी। देखिए, इलेक्शन में के प्रक्रिया पे सवाल करना, कुछ इंफॉर्मेशन मांगना, ये जनता का और हर एक हिंदुस्तानी का, हर एक भारतीय का हक है। तो वो मांग करते हैं। उससे ये कि रेपुटेशन इलेक्शन कमीशन की या प्रोसेस की खतरे में पड़ जाएगी, ये समझना नहीं चाहिए। लेकिन इलेक्शन कमीशन का फर्ज बनता है कि हर सवाल का जवाब दे और सेटिस्फैक्ट्री जवाब दे। लोगों का सेटिस्फैक्शन, लोगों का कॉन्फिडेंस साथ लेके चलना बहुत ही एसेंशियल होता है। ऐसी सूरत में जो जो सवाल किए गए उनसे वो सारे फैक्ट्स पर आधारित है या कानून पर आधारित है। कितने वोट पड़े, कितने नहीं पड़े, कितने बजे कितने थे, ये सारे जो इश्यूज आपने मेंशन किए, ये सारे तो मैटर ऑफ फैक्ट है और इनका जवाब इलेक्शन कमीशन के पास होता है, जो उनको बड़े रेडीली देना चाहिए, न कि ग्रजिंगली देना चाहिए, क्योंकि उस ताकि लोगों को किसी किस्म का डाउट न रह जाए। और 6 बजे के बाद वाला जो इशू है, ये काफी इस पे चर्चा होती रहती है। 5 बजे पोल बंद होता था एक जमाने में, अब 6 बजे इस बार हुआ। रूल ये है, कानून ये है कि उस वक्त जितने लोग उस वक्त 6 बजे लाइन में खड़े हैं उनको वोटिंग राइट है। 6:01 पे जो आएगा उसको नहीं होगा। और उसके लिए इलेक्शन कमीशन की कोशिश होती है कि बेईमानी ना हो। अगर 50 लोग 6 बजे खड़े हैं तो बाद में 55 और 60 ना हो जाए, उसके लिए हमारी तरकीब ये है कि हम जो पर्चियां बांटते हैं 1 2 3 4 वो पीछे से बांटते हैं, क्योंकि -50 तो हो नहीं सकता। तो 50 से लेके और जो नंबर 1 होगा वो सबसे आगे वाला नंबर 1, और सबसे पीछे जो है वो नंबर 1 है, और सबसे आगे जो है वो नंबर 50 है, क्योंकि -1 नहीं हो सकता। तो ये सेफ्टी के लिए किया गया है। ज्यादा लोग आ गए, कम आ गए, दोनों रियलिटी है कि एंथुसियाज्म होगा, पॉलिटिकल पार्टी ने जोर लगाया, वर्कर ने जा के लोगों को निकाला, उस वजह से लोग ज्यादा भी आ सकते हैं। तो ये फैक्ट की बात है। दूसरे, हमारे सिस्टम में, मशीन में, हमारे वक्त में एक टाइम स्टैंपिंग इंट्रोड्यूस की गई थी कि कितने बजे वोट पड़ा, क्योंकि होता है, ऐसे शिकायतें आती थी कि 5 बजे के बाद बहुत वोट पड़ जाते हैं। तो कितने बजे कौन सा वोट पड़ा वो सारा मशीन के अंदर मौजूद है। ओनली थिंग ये, कानूनी तौर पे मशीन पे इलेक्शन कमीशन का कोई इख्तियार नहीं रह जाता जब वो पोल में वोट पड़ जाए। कोर्ट के ऑर्डर के बिना इलेक्शन कमीशन भी मशीन नहीं को हाथ लगा सकती। तो कोर्ट अगर ऑर्डर करती है कि भाई जरा इसको खोल के दिखाओ कि 5 बजे के बाद या 6 बजे के बाद कितने वोट पड़े थे, यानी कुरैशी जी, जो चीज राहुल गांधी चुनाव आयोग से मांग रहे हैं वो दरअसल उन्हें अदालत में जाकर मांगना चाहिए, तभी इलेक्शन कमीशन उन्हें मुहैया करा सकती है। ये बात सही है ना? करेक्ट, क्योंकि इलेक्शन कमीशन भी अदालत से पूछे बिना ये एक्शन नहीं ले सकती, क्योंकि उस मशीन के ऊपर इलेक्शन कमीशन का कंट्रोल कानूनी तौर पर बाढ़ है। क्योंकि अदरवाइज इलेक्शन कमीशन मशीन निकाल लेगी, खोल लेगी, इसमें कुछ कुछ करते रहे। मशीन को 45 दिन तक, बल्कि इलेक्शन के रिजल्ट के बाद भी 45 दिन तक
इलेक्शन कमीशन उन मशीन को छेड़ नहीं सकती, छू नहीं सकती बगैर अदालत की परमिशन के। तो सीसीटीवी एक फुटेज चीज, को लेकर भी यही सवाल पूछा जा रहा है कि क्यों नहीं 45 डेज के बाद में सीसीटीवी फुटेज मुहैया किया जाएगा, क्यों डेडलाइन सेट की गई है 45 डेज की, 45 दिनों की। यह भी एक सवाल बार बार ये यहां पर सब उठाया जा रहा है। तो क्या जी यह सही लगता है आपको? जी देखिए, जो जब कानून बना था उस वक्त तो सीसीटीवी था नहीं ना, तो सीसीटीवी फुटेज कानून में मेंशन जी नहीं था। तो ये कानून के ये सब्सिक्वेंट जी डेवलपमेंट है कि अब सीसीटीवी फुटेज है, इसको भी मांगो। अब मशीन और मशीन का डेटा और इलेक्टोरल रोल और फॉर्म 17 थी, ये तो सब ओरिजिनली मौजूद थे। इनके ऊपर तो 45 दिन का बार है कि 45 दिन तक इनको प्रोटेक्टेड रखना होता है, क्योंकि कोई भी आदमी 45 दिन के अंदर इलेक्शन पिटीशन में जा सकता है। तो ये हम इलेक्शन कमीशन ये ठीक। समझ के कि भाई कोई पिटिशन ना हो जाए कि इस पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी का, पूरे स्टेट का, उसको छू नहीं सकती 45 दिन तक, ताकि इलेक्शन पिटिशन की पॉसिबिलिटी का टाइम गुजर जाए। जिस दिन वो 45 दिन गुजर जाते हैं, 46वें दिन वो इलेक्शन, वो मशीनें लेके किसी एक जगह से दूसरे स्टेट में भेजनी है, कहीं से कहीं भेजनी है, सब कुछ वो ठीक। फिर फ्रीडम हो जाता है। जी उसके साथ साथ इलेक्टोरल रोल्स को लेकर भी कई सवाल उठाए गए और खास करके महाराष्ट्र के चुनाव के बाद में, और यह स्पेसिफिकली बोला गया है कि किसी भी इलेक्टोरल रोल में, किसी भी असेंबली सेगमेंट में या किसी भी चुनाव क्षेत्र में 2% से ज्यादा डिलीशन होते हैं या 8% से ज्यादा एडिशंस होते हैं तो उसका एक ड्यू डिलीजेंस करना चाहिए। यह भी एक सवाल यहां पर उठाया जा रहा है, और जिसके चलते अब बिहार को लेकर नए सिरे से यह रजिस्ट्रेशन होगा, घर घर जाकर एक कैंपेन इलेक्शन कमीशन करने वाला है। उसको लेकर आपको क्या लगता है? ये वोटर रोल को लेकर जो बार बार सवाल उठाए जा रहे हैं कि उसमें क्या आपको लगता है कि धांधली हो सकती है और जो ड्यू डिलीजेंस कहा गया है वो होना चाहिए? देखिए, वोटर रोल तो बहुत ही क्रिटिकल एंड क्रूशियल चीज है। उसके जरिए तो इलेक्शन से पहले जी इलेक्शन की हार जीत का फैसला हो सकता है, उसकी मैनिपुलेशन। इलेक्शन कमीशन इस बात को पहचानती है कि मैनिपुलेशन की गुंजाइश है। इलेक्शन कमीशन की कोशिश ये होती है कि कोई उसको मैनिपुलेट नहीं कर सके। इसलिए बार बार इलेक्शन कमीशन ये एडवर्टाइज करती है, खर्चा करती है। चार चार महाराष्ट्र में मुझे याद है कि चार चार लैंग्वेजेस में, मराठी, हिंदी, हम्म उर्दू, अंग्रेजी में एडवर्टीजमेंट छपा हाँ 6 महीने पहले से कि भाई अपना इलेक्टोरल रोल चेक कर लो, चेक कर लो, चेक कर लो, चेक कर लो। कोई नहीं चेक करता। और जब इलेक्शन से 2 दिन पहले होश आता है तो पता लगा नाम कटा हुआ है, फिर रोते हैं। भाई देखो, जब इलेक्शन हम्म कमीशन इतने दिन से आपसे कह रही है कि चेक करो, क्यों नहीं करते? और ये पॉलिटिकल पार्टीज की भी कोताही है कि वो इस पे ध्यान ही नहीं देते। अरे इस पे ध्यान दो, क्योंकि अगर ये किसी बहुत की वजह से, इंपॉर्टेंट पॉइंट आप कह रहे हैं जी, अब अगर सर। अगर आखिर में जाहिर मुझे एक है, संक्षेप में आपसे एक एक प्रतिक्रिया एक सेकंड चाहिए। में मैं ये संक्षेप में बताना आपसे एक चाहता प्रतिक्रिया चाहिए कि इलेक्शन कमीशन बार बार यह कह रहा है कि भारत के इलेक्टोरल कानून के तहत सेंट्रलाइज्ड ये प्रक्रिया नहीं होती है इलेक्टोरल रोल तैयार करने की। तो बार बार इलेक्शन कमीशन पर उंगली उठाना ठीक नहीं है। तो आपको लगता है कि ये थोड़ा सी ज्यादती हो रही है इलेक्शन कमीशन पर, जिस तरीके से बार बार उंगली उठाई जा रही है उसके नहीं, बारे उसको ये कि उंगली उठाना मानिए, लेकिन या इलेक्शन कमीशन से सवाल करना, क्योंकि इलेक्शन कमीशन से सवाल करना, जैसे मैंने कहा, वो सबका पूरे हिंदुस्तानियों का राइट है, और उसका जवाब देना इलेक्शन कमीशन का फर्ज है। पिछले दिनों हमने देखा है कि इलेक्शन कमीशन में? इन सवालों का जवाब नहीं देती थी, खामोश रहती थी। खामोशी का ऑप्शन इलेक्शन कमीशन के पास नहीं है। करंट इलेक्शन कमीशन में देख रहा हूँ काफी ट्रांसपेरेंट है, काफी ओपन है। और अब ये पर्टिकुलरली जो आपने हवाला दिया कि ठीक। बिहार में 2003 के बाद पहली बार इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है। अब तक समरी रिवीजन हुआ करता था, तो ये बहुत अच्छी कदम है। तो इलेक्टोरल को साफ सुथरा करने के लिए कहीं मैं ना समझ, कहीं बहुत बड़ा स्टेप है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपनी भूमिका इस पर रखी और कई सवालों के जवाब भी आपने दिए।